अभी पिछले क्लास में हम स्वपरागण पर अध्ययन किए हैं। अब हम पर परागण पर चर्चा करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। तो अब देखिए, पर परागण किसे कहते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, शुरू में बताया गया है परागण की परिभाषा कि जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसे परागण कहा जाता है। अब परागण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्व और एक पर। तो स्व में क्या होता है कि पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कि जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। अब अगला है आपका पर परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण प्रमुख कारकों कीट, वायु, जंतु तथा जल के द्वारा संपन्न होता है। इसके आधार पर यह निम्न प्रकार का, देखिए जो पर परागण होता है, तभी डिफिनीशन में जस्ट बताया गया है कि पर परागण में क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर और उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसके आधार पर पौधों की दूरियां, कुछ दूरी भी हो सकती है, इनके बीच की दूरी भी ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो इसके आधार पर जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस माध्यम में जैसे कीट हो सकते हैं, वायु हो सकता है, जंतु और जल हो सकते हैं। तो इनके आधार पर, इन माध्यमों के आधार पर इसको निम्न प्रकार बांटा गया है। तो इसके आधार पर एक पहला है इसका कीट परागण, एंटोमोफिली। पर परागण का पहला प्रकार है कीट परागण, एंटोमोफिली। अब देखिए, अधिकतर पर परागित पुष्पों में कीट परागण ही होता है। कीट परागित पुष्पों में निम्न विशेषता, अब देखिए अधिकतर जो पर परागित पुष्प होते हैं उनमें कीट परागण ही होता है। अब देखिए, कीट परागी जो पुष्प होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आखिर उनके किस गुण के कारण, किस विशेषता के कारण कीट क्या होते हैं, उन पर आकर्षित होते हैं और परागण करते हैं। तो पहला है कीट परागित पुष्प आकार में बड़े तथा समूह में पाए जाते हैं। अब देखिए, जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और समूह में पाए जाते हैं। अर्थात ये पुष्प अगर सिंगल अकेले होते हैं तो बहुत बड़े आकार में होते हैं और अगर छोटे छोटे होते हैं तो ये सभी मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे बहुत बड़ा दिखाई देता है, समूह बना लेते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी देखेंगे, सूर्यमुखी में बहुत सारे पुष्प होते हैं, वो अगर अलग अलग रहें तो बहुत दूर तक दिखाई नहीं देंगे, तो इसके कारण वो समूह में पाए जाते हैं। अगला है आपका पुष्प के दल प्रायः बड़े, रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। अब देखिए, जो पुष्प होता है तो पुष्प के जो दल होते हैं वह क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और आकर्षक होते हैं, जिनके आकर्षण से, इनके रंग से आकर्षित होकर कीट क्या होते हैं, उन पे जाके बैठते हैं और जब बैठते हैं तो उनके पंखों से, उनके शरीर से परागकण चिपक करके और फिर जब दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। इससे परागकण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पहुँच जाता है और कीट माध्यम होता है। तो इसका एग्जाम्पल है साल्विया। अगला है तीसरा, कीटों को आकर्षित करने के लिए सुगंध भी पुष्पों का एक विशेष साधन। अब देखिए, कुछ जो कीट परागित पुष्प होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें गंध होता है, गंध, और उन गंधों को, सुगंधों को महक करके कीट उनके कारण उस पुष्प पे जा बैठते हैं और जैसे ही वहाँ ये पहुँचते हैं उसके सुगंध के कारण
तो उनके शरीर में चिपक जाता है, और जब ये फिर से दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहाँ फिर पहुँच जाता है परागकण। तो ऐसे में परागण हो जाता है। जैसे इसके में कुछ ऐसे पौधे जैसे हरसिंगार है, रात की रानी है, चमेली, ऐसे पुष्प हैं जो बहुत ज़्यादा इनमें सुगंध होती है। दूर दूर तक पता चल जाता है कि कहीं यहाँ इर्द गिर्द हरसिंगार या रात रानी या चमेली का पौधा है। अगला है, इनमें वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपा होता है। अब देखिए, जो वर्तिका पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है वह चिपचिपा होता है, क्योंकि चिपचिपा नहीं होता तो पुष्प अगर वहाँ कीट बैठता तो उसके शरीर से जो भी परागकण झड़ते हैं वो नीचे गिर जाता, तो इसके से उसमें परागण क्रिया नहीं सही से हो पाती। इस कारण उसमें क्या होता है, चिपचिपाहट होता है, जिस चिपचिपाहट के कारण जैसे परागकण वहाँ जाता है वैसे उसमें चिपक जाता है। अगला है, इनमें मकरंद पाया जाता है जो कीटों का भोजन है। देखिए, कुछ ऐसे कीट परागित पुष्प हैं जिनमें मकरंद होता है, रस होता है, और उसको चूसने के लिए, क्योंकि वो कीटों का भोजन है, तो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए कीट क्या होते हैं, उस पुष्प पर जाते हैं। तो एक पौधे से दूसरे पौधे ऐसे जाने से क्या होता है, परागकण ऐसे ही उनके माध्यम से पहुंच जाता है। तो ये है आपके कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं, और ये विशेषताएं पाई जाती हैं जिन विशेषताओं के कारण कीट आकर्षित होकर के क्या करते हैं, परागण संपन्न करते हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे एक दिया गया है, साल्विया में कीट परागण, एंटोमोफिली इन साल्विया। अब देखिए, द्विओष्ठीय साल्विया पुष्प में ऊपरी परागकोश जनक्षम तथा नीचे वाला परागकोश बंध नॉन फर्टाइल होता है। दोनों परागकोश एक संयोजी कनेक्टिव द्वारा जुड़े रहते हैं। जब कीट पुष्प में प्रवेश करता है तो उसका सिर नीचे स्थित बंध परागकोश से टकराता है, उसके फलस्वरूप जनक्षम परागकोश से परागकण कीट की पीठ पर बिखर जाते हैं। अब देखिए, यह एक पौधा है साल्विया का, और ये इसका जो पुष्प होता है वह द्विओष्ठीय होता है, अर्थात जिस तरह से दोनों होठ हैं उसी तरह से ये भी दो ओष्ठ की भांति दो पार्ट में बटा होता है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं होता एक दूसरे से, कनेक्ट के किसी संयोजक एक संयोजी द्वारा ये कनेक्टिव द्वारा ये जुड़े रहते हैं आपस में। तो इसका जो ऊपरी भाग होता है वह क्या होता है, जनन क्षमता युक्त होता है, अर्थात उसमें जनन की क्षमता होती है, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है उसमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। वो क्या होता है, बंध होता है, नॉन फर्टाइल होता है। ऊपर वाला जो फर्टाइल होता है, तो ऊपर वाला जब फर्टाइल होता है तो उसमें परागकण का निर्माण होता है, उसमें परागकोश में परागकण बनता है। तो जब कीट उसके अंदर अपने घर समझ के, आवाज़ समझ के उसके अंदर अपने भोजन के लिए या अदर किसी क्या होता है कि अपनी आवश्यकता के लिए जब उसके अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे ही कीट उसके अंदर घुसता है तो उसके सिर से लग कर के क्या होता है कि वह उसका जो ऊपरी सिरा होता है वह हिलता है। जब उससे हिलता है तो उसके हिलने से क्या होता है कि जो परागकण होता है वो बिखर करके कहाँ आ जाता है, कीट के पूरे पंखों पर आ जाता है। और जब वह कीट पुनः दूसरे पुष्प के अंदर जाता है तो वहाँ वो जा कर के परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि परागण क्रिया क्या हो जाती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में संपन्न हो जाती है। जब यह कीट किसी अन्य पुष्प में प्रवेश करता है तो वर्तिकाग्र कीट को पीठ से परागकणों को ग्रहण कर लेती है। तो क्या है कि अभी बताया गया इसके पहले कि जो वर्तिकाग्र होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। तो जब पुष्प दूसरे पुष्प में कीट जाता है, प्रवेश करता है, तो उस पर जो भी परागकण होता है वह उसको वर्तिकाग्र क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, जिससे परागण क्रिया संपन्न हो जाता है।